आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ऊपर एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 1 के लिए। और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग को करेंगे। तो रीडिंग में एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को पूरा पढ़ के समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि पैसेज को एक बार पूरा पढ़ने से पैसेज में क्या है वो माइंड में आ जाता है, अगर क्वेश्चन अंदर से पूछा है तो भी बन जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट है, हियर्स द फैमिली फाइनली सेट्स अप फ्रॉम द होम। After many arguments, there is a moment of lull at the car takes up. All right, so where we are going for dinner now? Asked the one at the driving wheel. What follows in chaos as multiple voices make as many suggestions. तो एक फैमिली जो है कार में डिनर के लिए जा रहा है और सब लोग अपना अपना बात रख रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। इसी के ऊपर ये जो है ना अनसीन पैसेज का प्लाट सेट है। तो सेकेंड पढ़ते हैं। By the time order is restored, a decision is arrived at. Tempers have risen, फीलिंग्स इंजर्ड एंड देयर इज अ लीस्ट 1 पर्सन ग्रम्बलिंग। तो जब तक वहाँ पे मामला शांत होता है तो एक डिसीजन आ जाता है, लेकिन सब लोग उसमें खुश नहीं रहते। और जिनका बात नहीं माना गया रहता है उनका टेम्पर हाई रहता है, उनकी भावनाएं आहत रहती हैं। और एक आदमी तो अभी भी बड़बड़ा रहा था। फिर थर्ड नंबर देखते हैं। 20 years ago you would step out of home. The decisions of meal and venue already made with no arguments or opposition. Everybody looked forward to the meal with equal enthusiasm. The decision was made by the head of the family and the others fell in line. तो 20 साल पहले क्या होता था कि एक आदमी जो हेड होता था फैमिली का, वो डिसीजन लेता था और सब लोग उसको मानते थे और उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ खाना खाने के लिए जाते थे। टुडे एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैव अ से इन एवरी डिसीजन व्हिच आल्सो प्रमोट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। और आज क्या है, फैमिली का हर मेंबर अपनी बात को रखना चाहता है डिसीजन में, लेकिन इससे क्या होता है कि जो फैमिली में बॉन्डिंग है और टुगेदरनेस है वो भी बढ़ता है। 4 नंबर देखिए। वी एम्पावर आवर किड्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। वी आस्क देम द क्यूजिन दे प्रिफर, द मूवी दे वांट टू सी, द हॉलीडे दे विश टू गो ऑन एंड द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी। आज हम बच्चों को बहुत छोटे से एज से डिसीजन लेना सिखाते हैं कि क्या मूवी देखना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद 5th नंबर है। इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट देयर वेयर चिल्ड्रन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर। अ पेरेंट्स वेल मीनिंग एडवाइस कैन साउंड लाइक नथिंग मोर देन अननेसेसरी प्रीचिंग। How then do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason to be heard? Children today question choices and prefer to go with the flow. तो आजकल के जो दुनिया है वो क्लोजली कनेक्टेड है। यहाँ पे पेरेंट की जो एडवाइस है उसको अननेसेसरी प्रीचिंग समझते हैं बच्चे लोग। तो इस टाइम में बच्चे जो है ना वो फ्लो में बहना चाहते हैं, और किस प्रकार से हम बच्चों को अपने रीजन को समझा सकें। तो ये 5th पैरा में इसको बताया है। 6th में देखते हैं। What when is the best part to take? I would say the most important thing one can do is to listen to your children in their silences. Ensure that you keep some time aside for them. Insist that they share their stories with you. Step into their world. It is not as complicated as it sounds. Just a daily half an hour of quality time would do the trick. तो इसका उपाय क्या है कि आप हर दिन जो है ना आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों के साथ बिताइए, उनके बातों को सुनिए, समझिए। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेड सो वेयर आर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ। तो हमने इसको समझा है कि जो व्यक्ति स्टेयरिंग पे था वो इसको बोल रहा था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एट द स्टेयरिंग। क्वेश्चन सेकेंड है, 20 years ago अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसीजंस वेयर। तो 20 साल पहले डिसीजंस कौन लेते थे? तो जो हेड ऑफ फैमिली होते थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन थर्ड है, इन मॉडर्न टाइम्स चिल्ड्रन आर willing to make their own decisions from a very early age। तो अभी के समय में हम लोग चिल्ड्रन को अलाउ करते हैं कि जो अपना डिसीजन है वो बहुत ही अर्ली एज में लेना शुरू कर दें। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउड। 4th नंबर क्वेश्चन है कि जनरली अ पेरेंट्स एडवाइस इज ऑफन टेकन एज ब्लेम बाय द चिल्ड्रन। हमने पढ़ा है कि जो पेरेंट का एडवाइस है वो अननेसेसरी प्रीचिंग के रूप में बच्चे के द्वारा लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अननेसेसरी प्रीचिंग। तो इसका क्वेश्चन 5th है, दिस डेज चिल्ड्रन वांट टू गो विद द फ्लो, है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अभी बच्चे फ्लो में जाना चाहते हैं। क्वेश्चन 6th है, द मैसेज कन्वेड बाय दिस पैसेज इज दैट पेरेंट्स शुड। तो इसमें क्या मैसेज बताया गया है कि पेरेंट जो है ना बच्चों को भी अपना समय दें, स्पेस दें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद गिव चिल्ड्रन सम स्पेस भी सही है। तो दूसरा देखते हैं कि लिसन टू ईच नीड ऑफ देयर्स, उनकी ज़रूरतों को ध्यान दें। लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम द बैक, और पीछे से बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो इसका थर्ड भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन 7 देखिए, आफ्टर अराइविंग एट अ डिसीजन ऑलमोस्ट एवरी वन ब्लैंक इन द फैमिली मेंशनड अबव।
तो एक डिसीजन में आने के बाद जो पूरे परिवार था है ना, उसका मूड क्या था बता रहा है। तो उसका मूड यहाँ पे क्या था, हार्ड था। सब लोगों को धक्का लगा था कि एक के बात माना गया, बाका का नहीं माना गया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है द सिनोनिम्स ऑफ हर्ट गिवन इन पैरा 2 इज। तो हर्ट माने दुख पहुँचाना या दुखी होने का जो सिनोनिम है वो क्या है, इंजर्ड हो जाएगा, चोटिल हो जाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ स्टाइल आर मेथड ऑफ कुकिंग इन पैरा 4 इज। तो जो स्टाइल आर मेथड ऑफ कुकिंग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्यूजिन बोलते हैं, पकवान। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूजिन। क्वेश्चन 10 है द वर्ड एग्रीएबल हैज़ द एंटोनिम। तो एग्रीएबल का जो एंटोनिम है वो होगा कन्फ्लिक्टिंग, है ना, सहमत होना का असहमत होना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पैरा 2 को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कीप योर वॉच एक्यूरेट फॉर सम पीपल मूविंग अप द टाइम ऑन देयर वॉच will help them get up earlier. For others, they will remember that the time on the watch is wrong and will disregard it altogether. It may be helpful to set your watch just 2 minutes ahead instead of 5 or 10. तो इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो जल्दी उठ नहीं पाते तो उन लोगों को क्या करते हैं कि घड़ी को आगे कर देते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाता है। बाकी लोगों को याद रहता है कि घड़ी जो है आगे है, इसलिए उसको भूल जाते हैं वो। तो यहाँ पे बोलते हैं जो नरेटर हैं वो कि केवल 2 मिनट आगे करना ज़्यादा अच्छा है 5 और 10 मिनट से, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 मिनट आगे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पढ़ते हैं कीप अ क्लॉक, फोन, कंप्यूटर और एनीथिंग दैट डिस्प्लेस टाइम इन ईच रूम्स ऑफ योर हाउस। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू रन लेट इज सिंपली बाई नॉट रियलाइजिंग दैट द टाइम इज पासिंग एज क्विकली एज इट इज। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम लोग लेट क्यों होते हैं, क्योंकि टाइम हम देखते नहीं रहते हैं। तो हमेशा टाइम को अपने साथ में रखें, जिससे क्या होगा कि हमको मालूम रहेगा कि टाइम कितना जल्दी बीत रहा है। उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं इसमें सेट ऑल योर क्लॉक्स एंड वॉचेज टू द सेम टाइम, डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट, थिंग्स यूजुअली टेक लॉन्गर देन व्हाट यू हैड एक्सपेक्ट इवन विदाउट मेजर डिलेज। इफ़ यू हैव अ डिनर अपॉइंटमेंट एट 7:30 PM, डोंट थिंक यू कैन वर्क टिल 7 PM, देन टेक अ बाथ, गेट ड्रेस्ड एंड रीच ऑन टाइम। Realistically, calculate the time you will take to each step and then add 10 minutes more to allow for unexpected delays or you cannot get to your job in time. तो यहाँ पे क्या बोला है कि हर चीज़ को आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करिए, ज़्यादा आशावादी मत बनिए कि मैं जल्दी कर लूँगा। और अगर आपका डिनर 7:30 को है तो 7 बजे तक काम करेंगे तो कभी भी आप टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। और कम से कम 10 मिनट आप अपने आप को अलाउ करिए ताकि जो कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिले होता है उसको ओवरकम कर सकें। अगला पढ़ते हैं वेक अप when you are supposed to wake up, don't hit the snooze button, keep on laying in bed and watch TV at every start of your day. Maybe try even setting your clock 10 minutes earlier than you need. If you have difficulty with this, move your alarm clock to somewhere away from your bed. That way you have to get up, turn it off, commit yourself to being 50 minutes early for everything. If you have to reach your place of work at 8, don't even tell yourself this. Just tell yourself and everyone else who listens, but don't annoy them or make them think that they are late or early. I have to be at the work at 7:45. If you do this, you will be on time even with little unforeseen delays. You will be on time even with a traffic jam. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आपको टाइम पे पहुँचना है तो कभी भी स्नूज बटन को दबाकर फिर से बेड पे मत पड़े रहिए, टीवी को मत देखते रहिए, 10 मिनट अर्लियर उठने का कोशिश करिए और कमिट करिए कि आप 15 मिनट अर्ली करेंगे हर चीज़ को। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके मन में बात आ जाएगा और आप ये सोचिए कि अगर 8 बजे आपको पहुंचना है तो 7:45 तक आप पहुंचेंगे, तो उससे कितना भी डिले हो या ट्रैफिक जाम हो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक आइडियल शेड्यूल दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि वो 5 AM से उठ के 5 PM तक किस प्रकार से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया कि 5 AM पे उनको उठना है और 6 तक उठ ही जाना है। उसके बाद 7 और 8 तक स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। फिर स्कूल जो है ना वो 1 o'clock तक है। फिर उसके बाद 1 से 3 तक लंच और रेस्ट करना है। फिर 3 से 4:30 तक स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ गुड टू कमिट यूर सेल्फ ब्लेंग फॉर एवरीथिंग, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा है कि टू बीइंग 50 मिनट्स अर्ली, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू बीइंग 50 मिनट्स अर्ली, 15 मिनट आप अपने आप को पहले तैयार करिए। क्वेश्चन 12 देखते हैं, टू बी पंचुअल वी शुड, पंचुअल होने के लिए हमको क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे गेट अप एट द राइट टाइम, है ना, सही टाइम में उठना होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गेट अप एट द राइट टाइम। क्वेश्चन 13 है, इट इज़ ए गुड हैबिट टू, ऑप्शन ए बोलता है रीच यूर वर्क प्लेस इन टाइम।
बिल्कुल सही है, गुड हैबिट है। कैलकुलेट द टाइम बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, ये भी गुड हैबिट है। सी देखते हैं, कीप लाइंग इन बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक बजेज, एक बेड हैबिट है कि अलार्म क्लॉक बज होने के बाद भी आप बेड पे पड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ एंड बी। क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वॉच शुड बी सेट ब्लैंक अहेड, तो इस पैसेज के हिसाब से वॉच को जो है ना वो 2 मिनट अहेड होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 15 नंबर देखिए, द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच ब्लैंक, तो राइटर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वॉच को हम लोगों को एक्यूरेट रखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूरेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज चार्ट स्टूडेंट शुड गेट अप, तो इस पैसेज चार्ट के हिसाब से स्टूडेंट को 5 से 6 AM के बीच में उठ जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन 5 AM एंड टू 6 AM। क्वेश्चन 17 है, प्रॉपर टाइम ब्लैंक हेल्प्स एवरीवन लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो प्रॉपर टाइम का जो मैनेजमेंट है वो जो है सबको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनेजमेंट। क्वेश्चन 18 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट टिप, तो इसमें नॉट अ टाइम मैनेजमेंट टिप कौन सा है, तो प्रायोरिटाइज योर वर्क, ये तो टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है। उसके बाद सेट अ टाइम लिमिट, ये भी है, और रिमूव इम्पोर्टेंट टास्क फ्रॉम टू डू लिस्ट, है ना, ये जो है ना यही जो है टाइम मैनेजमेंट टिप जो है नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला प्लान अहेड ये तो है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमूव इम्पोर्टेंट टास्क फ्रॉम टू डू लिस्ट। अब हम लोग ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन पे आ चुके हैं, तो इसमें 3rd नंबर में बोलता है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, तो इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 6 क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन 19 है, सी ब्लैंक विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो यहाँ पे देखिए वो जो है ना ग्रैंड पेरेंट के हाउस को हॉलीडेज़ में विजिट कर सकती है ना, इसमें एक संभावना या पॉसिबिलिटी बताया गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, माइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, जो ब्लैंक फ्रॉम वेकेशन जस्ट नाउ, तो देखिए जस्ट नाउ मानी ये जो इवेंट अभी अभी करेंटली ख़त्म हुआ है, तो ये हैज रिटर्न हो जाएगा, ये जो है अभी अभी अपने वेकेशन को कंप्लीट करके आया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 21 है, ब्लैंक एग्जाम कापीज आर स्टिल अनचेक्ड, अब इसमें देखिए ये जो एग्जाम कापीज है ये काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फ्यू, ठीक है, अब फ्यू एग्जाम कापीज आर स्टिल अनचेक्ड। 22 देखिए, सी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे सी सेड है ना, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसमें देखिए चूँकि यहाँ पे प्लीज़ बोल रहा है तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 23 देखिए कि सी सेड टू हिम इट इज़ अ गुड टू सी यू, तो देखिए ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, और इट इज़ गुड टू सी यू, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सेड है वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, कि सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज गुड टू सी हिम, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मेनी अ मैन ब्लैंक सफर ड्यूरिंग पार्टीशन, तो देखिए मेनी अ मैन है ना, ये एक सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, तो मेनी अ मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। अब इसके 4th पोर्शन में हम लोगों को 6 क्वेश्चन में से 5 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन 25 है, व्हाट डज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डू, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या करता है, तो इसका ऑप्शन है देखिए, अपील टू सेंसेस, सेंस को अपील करता है, सही है। गिव डिटेल्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो डिटेल देता ही है, तो ये भी सही है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस, तो डिस्क्रिप्शंस भी प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल द अबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 26 देखिए, चूज द मोस्ट इफेक्टिव डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द 4 ऑप्शंस, तो चारों ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मिलेगा आपको, सी नंबर मिलेगा यहाँ पे, कि आई रिमेंबर द ओल्ड मार्केट क्लियरली, कि मेरे को जो ओल्ड मार्केट है काफ़ी अच्छे से याद है। इट वाज ऑलवेज क्राउडेड विथ कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स बार्गेनिंग, और ये हमेशा ग्राहकों के और व्यापारियों से भरा हुआ रहता था जो आपस में बार्गेन करते थे। आई यूज्ड टू वॉच द एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ये दूर से उस एक्शन को देखा करते थे। समटाइम्स आई वुड गेट एन ऑरेंज फ्रॉम द ट्रेडर हु वाज डीलिंग इन फ्रूट्स एंड आई यूज्ड टू सक द स्वीट टेंगी फ्लेश, तो कभी कभी क्या होता था, एक ट्रेडर जो वहाँ पे फ्रूट के साथ डील करता था उनको एक ऑरेंज दे देता था नरेटर को, और जिसको जो स्वीट पार्ट था उसको सक करते थे, चूसते थे, और जो फ्लेश था ना उसको खा लेते थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है, और बाकी को अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे में बताया है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 बोलता है कि व्हाट इज़ द रीजन टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे। तो डिस्क्रिप्टिव एसे लिखने का रीजन क्या होता है? ये होता है, ऑप्शन ए देखते हैं, टू अलाउ द रीडर टू ग्रेस्प द राइटर्स आइडिया थ्रू द रीडर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड टच। बिल्कुल यही है कि ये जो रीडर होता है ना, वो राइडर के आइडिया को समझ लेता है, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव में? कि रीडर सेंस के पर्सपेक्टिव में, उसके साइट, उसकी स्मेल, उसके टेस्ट, उसके साउंड, उसके टच के पर्सपेक्टिव में। 28 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ड ऑन। तो शॉर्ट स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो शॉर्ट स्टोरी एक सिंगल थीम के ऊपर बेस्ड होता है ना, तभी तो शॉर्ट होता है। अगर मल्टीपल थीम होगा तो बड़ा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द क्रूशियल पार्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरीज। तो जो क्रूशियल पार्ट होता है शॉर्ट स्टोरी का, वो क्लाइमैक्स होता है। जितना अच्छा क्लाइमैक्स होता है उतना शॉर्ट स्टोरी जो है ना इंटरेस्टिंग होता है। क्वेश्चन 30 देखते हैं, थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी में भी। तो जो थीम है शॉर्ट स्टोरी का, वो क्या क्या हो सकता है? हैप्पी भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और इसी कारण से चूंकि तीनों हो सकता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टेबल पेपर के लिटरेचर पोर्शन पे आ चुके हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और सब सेक्शन है 5th से 9th तक, और ये 30 क्वेश्चंस में आपको 26 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए 5th नंबर एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जो लिया गया है चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक स्पेशल इंटरेस्ट पाते हैं एक अपने साथी स्टूडेंट में, जिनका नाम रहता है मिलेवा मेरिक, जिसको पाते हैं कि वो एक बुद्धिमान क्रीचर है, और वो एक नौजवान सर्बिया की लड़की रहती है जो स्विट्ज़रलैंड में इसलिए आई रहती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जो है उस समय कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटी में से एक होता है जहाँ पे महिलाओं को उस समय की यूरोप में डिग्री मिलता था। आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। द कपल फेल इन लव। बाद में जो कपल है ना वो प्यार में आ जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। रोट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन लिखते हैं अपने प्यार को जताने के लिए कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कि हम दोनों कितने खुश और प्राउड फील करेंगे जब दोनों ने जो रिलेटिविटी के ऊपर काम किया है उसको विजय तक पहुंचाया है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 1900 में जब उनका उम्र 21 साल था तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन हासिल कर लिया था, लेकिन वो बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और उन्होंने शुरू में एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट ट्यूशन भी दिया, और साथ ही साथ जो स्ट्रगल किया उसके बाद 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक सिक्योर जॉब उनको मिला पेटेंट ऑफिस में बर्न में। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work at the Bureau of Theoretical Physics. ठीक है, तो वो जब बर्न में काम करते थे पेटेंट ऑफिस में, तो बाकी लोगों की इन्वेंशंस को देखने के साथ साथ वो अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली, और वो मजाक में कहा करते थे कि उनका जो डेस्क का ड्रावर है वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है। अब चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 31 है, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम 1 एंड 2। तो इसमें ऑप्शन 1 है, मिलेवा मेरिक डिडेंट कम टू यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। तो ये तो गलत है क्योंकि मिलेवा मेरिक तो डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख आई थी। सेकेंड बोलता है, इट वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्री टू वुमन। बिल्कुल ये सेकेंड वाला सही है कि वो एक यूनिवर्सिटी ऐसा था जो वुमेन लोग को डिग्री देता था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन 32 देखते हैं, वेयर डिड नॉट आइंस्टीन डिसाइड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिड नॉट बोल रहा है कि आइंस्टीन ने स्कूल फिनिश करने के बाद कहाँ पढ़ने का फैसला नहीं किया। तो बेसल में नहीं किया है तो सही है, ज्यूरिख में उन्होंने किया था, फिर स्विट्जरलैंड में नहीं किया है भी सही है, फ्रैंकफर्ट में भी नहीं किया है भी सही है। तो इसके 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। तो ऑप्शन सी देखिए इसका, इसमें थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली लिखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं, वाई डिड मिलेवा मेरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिख। क्योंकि ये एक ही यूनिवर्सिटी था जिसमें महिलाओं को उस समय डिग्री मिलता था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इट वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्रीज टू मेन।
क्वेश्चन 34 है व्हेन आइंस्टीन सेड हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion. इन इट विक्टोरियस मीन्स, तो इसमें विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी या ट्रम्पेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है कि व्हेन डिड आइंस्टीन सिक्योर अ जॉब, तो आइंस्टीन को जॉब कहाँ मिला, हमने अच्छे से समझा है कि 1902 में मिला, 1902 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके 6th पार्ट पे आ चुके हैं, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर where the white marble angels were sculptured. He passed by the place and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with a lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो देखिए उसके बाद वो जो पास कर रहा है कैथेड्रल टावर को, जहाँ पे एक वाइट मार्बल एंजल का जो मूर्ति है वो रखा था, और उसके बाद वो एक महल को पार करता है जहाँ पे एक डांसिंग के साउंड को सुनता है, और वहाँ पे खूबसूरत लड़की बालकनी पे आती है अपने प्रेमी के साथ में और बोल रही है कि मेरा ड्रेस जो है वो टाइम में रेडी हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि मैंने फ्लावर एम्ब्रॉयडर करने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन जो दर्जी है वो काफ़ी आलसी है। अब क्वेश्चन देखते हैं 36। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव मेंशन डायलॉग, तो ये जो डायलॉग है वो जो प्यारी नौकरानी रहती है क्वीन की, वो बोलती है, तो द लवलीस्ट मेड ऑफ ऑनर ऑफ द क्वीन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37, वेयर डिड ही हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, तो जो साउंड ऑफ डांसिंग है वो महल में सुनता है, पैलेस में सुनता है, ना तो केसल पे सुनता है, ना मेंशन पे, ना रॉयल पे, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी हो जाएगा, वन ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है हु हैज़ हर ड्रेस वाई, कि उसका ड्रेस किसके पास था, तो उसका ड्रेस जो है दर्जी के पास था, सीमस्ट्रेस के पास था, तो इसका ऑप्शन बी देखिए, द सीमस्ट्रेस हैज हर ड्रेस बिकॉज ही मेड अप ऑनर हैड ऑर्डर्ड हर टू एम्ब्रॉयडर फ्लावर्स ऑन इट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39 देखिए, वेयर डिड अ ब्यूटीफुल गर्ल कम आउट विथ अ लवर, तो जो खूबसूरत लड़की थी वो कहाँ से बाहर आई, तो बालकनी से बाहर आई, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकनी। क्वेश्चन 40 देखिए, हु इज़ नॉट लेजी व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन माई ड्रेस, तो इसमें लेजी कौन नहीं है, तो ड्रेस मेकर लेजी नहीं है, एम्ब्रॉयडर से लेजी नहीं है, टेलर से लेजी नहीं है, लेकिन जो सीमस्ट्रेसेस था माने जो दर्जी था वो लेजी था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, ठीक है, तो देखते हैं किस में है, तो ये देखिए ऑप्शन सी, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 जो है ए बी एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको रेन ऑन द रूप से लिया गया है। इसको पढ़ते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बस्टी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस विथ देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूप, तो रेन ऑन द रूप से लिया गया है इसको। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो सिंगल्स और टिंगल्स है वो उसके दिल में एक इको पैदा करता है, और बहुत सारे जो फैंसीज ड्रीम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बिजी होने को, और बहुत सारे जो पुराने मेमोरीज होते हैं है ना, वो अपना अपना थ्रेड को ऊप करने लगते हैं, बुनने लगते हैं, और जो पेटर का आवाज़ है पेटर का, जब वो रूप पे होने लगता है, जब रूप पे रेन होता है, तो ठीक है। क्वेश्चन 41 है कि हु आर डार्लिंग डीमर्स इन द पोयम, तो इस पोयम में डार्लिंग डीमर्स कौन से हैं, वे बच्चे हैं जो अपनी माताओं को मिस करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चिल्ड्रन हु मिस देयर मदर्स। क्वेश्चन 42 है व्हाट टिंकल्स ऑन द सिंगल्स, तो क्या टिंकल होता है सिंगल्स में, तो होता है रेन ड्रॉप्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 42 का। उसके बाद 43 नंबर देखिए, व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स माइंड्स, कि पोएट के माइंड में क्या चीज़ इको पैदा करता है, तो द म्यूजिक ऑफ पेटरिंग, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द म्यूजिक ऑफ पेटरिंग। उसके बाद 44 है कि वेयर इज रेन मेकिंग अ नॉइस, रेन कहाँ पे नॉइस करता है, तो ये ऑन द रूप पे करता है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ऑन द रूप। क्वेश्चन 45 है कि ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स मेमोरीज, तो इसमें मेमोरीज का जो सिनोनिम है समझिए वो क्या है, तो ये रिकलेक्शंस, पुरानी बातें, पुरानी यादें, ऑप्शन बी हो जाएगा रिकलेक्शंस। अब पोर्शन 8 पे आ चुके हैं, तो एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द साउंड ऑफ सघनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन it is still played in temples and
in an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sahnai was part of the Naubat, a traditional ensemble of 9 instruments found at trial courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें देखिए सबसे पहले बताया गया है कि जो साउंड ऑफ सहनाई है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता था। उसके बाद इसी रीजन से इसको टेम्पल्स में बजाया जाता था और ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट था, माने अतोड़नीय कंपोनेंट था नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। और पास्ट में सहनाई जो है नौबत और ट्रेडिशनल जो इंसेम्बल 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि दरबार में राल दरबार में पाए जाते हैं उसका एक पार्ट था और अभी अभी यूज किया जाता था टेम्पल्स और वेडिंग्स में। लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का जो श्रेय है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चिंता, और वो पास के बिहारजी टेम्पल पे जाते थे चिंता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ व्हिच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और बाद में उनको एक 1.2 kg का लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये सब 80 साल पहले की घटना थी। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो छोटा सा बच्चा था, उसको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अभी लिया गया द साउंड ऑफ म्यूजिक से। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 46 है, वेयर वाज द सहनाई ट्रेडिशनली प्लेड। तो ट्रेडिशनली सहनाई कहाँ बजाया जाता था? इन टेम्पल्स, बिल्कुल टेम्पल्स में बजाया जाता था, हमने पढ़ा है। इन वेडिंग सेरेमनीज में भी बजाया जाता था, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में भी बजाया जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन 47 है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। क्या एस्पेक्ट था सहनाई का जिसको ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता था? तो ये था इसका साउंड, क्योंकि इसका साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो यह है भारत रत्न। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी होगा, है ना, फर्स्ट ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द सहनाई। तो परसेप्शन किन्होंने चेंज किया सहनाई का? तो बिस्मिल्लाह खां जी ने चेंज किया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है, इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, आ ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। तो रॉयल कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट्स मिलते थे जिसमें सहनाई भी एक पार्ट था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 9। अब हम लोग 9 पोर्सन पे आ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन 51 से 60 तक हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 51 है, हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकंड सफायर फॉर। तो हैप्पी प्रिंस ने सेकंड सफायर किसके लिए भेजा था? तो इसमें ऑप्शन ए है, फॉर द पुअर मेज गर्ल। बिल्कुल यही है कि उसने पुअर मेज गर्ल के लिए भेजा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 52 है, इन व्हिच स्टैंडर्ड अब्दुल वाज व्हेन द न्यू टीचर विद द कंजर्वेटिव माइंड हैड कम टू हिज क्लास। कि अब्दुल किस स्टैंडर्ड में थे जब वो टीचर आता है जिसका माइंड जो है कंजर्वेटिव रहता है? तो 5th स्टैंडर्ड में थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 53 है, व्हाट टाइप ऑफ लुक डिड द टिकट कलेक्टर गिव टू द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर ने किस टाइप का लुक दिया था? तो उसने हैप्पी और ट्रम्पेट, है ना, खुशी और विजयी लुक दिया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हैप्पी एंड ट्रम्पेट। क्वेश्चन 54 है, इन द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड वाई कैंट पीपल स्लीप थ्रू द विंटर नाइट्स इन नॉर्थलैंड। कि ठंड के दिनों में नॉर्थलैंड में लोग क्यों नहीं सो पाते थे? क्योंकि वो रातें कभी लंबी होती थीं, काफ़ी लंबी होती थी, 22 से 24 घंटे 20 घंटे की रातें होती हैं। तो इतना देर कौन सो पाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकॉज द नाइट्स आर टू लॉन्ग देयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 पे जाते हैं, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। कि केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ही यूज टू स्पीक रीडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्स इन हर। क्योंकि उससे वो बेरुखा व्यवहार करते थे, हमेशा उनकी गलतियाँ निकालते थे। तो इसका ये भी सही है। सी थॉट दैट ही वाज अ हार्ड हार्टेड मैन। क्योंकि वो सोचती थी कि उनका हृदय जो है काफ़ी कठोर है। तो भी सही है। सी देखिए, वंस ही बीट हर फॉर टेयरिंग हिज पेपर। और एक बार वो मार भी खा चुकी थी उनसे। तो भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन 56 देखिए, व्हाट इज टॉमी रिफरिंग टू एज वेस्ट। टॉमी किसको वेस्ट बोल रहा था? तो टॉमी जो ओल्ड बुक है ना उसको वेस्ट बोल रहा था, क्योंकि उसके पास एक कंप्राइज्ड बुक था, समझिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओल्ड बुक।
उसके बाद क्वेश्चन 57 है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेल द नरेटर अबाउट हिज ट्रिप आफ्टरवर्ड्स, कि ट्रिप के बाद नरेटर को ग्रैंडफादर ने क्या बताया कि टोटो जो है बहुत बदमाश है और बदमाशी करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, द मिस्चीफ्स ऑफ टोटो। क्वेश्चन 58 है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द लिटिल वुमेन, लिटिल वुमेन से सेंट पीटर ने क्या बोला था, तो एक सिंगल केक मांगा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा और सिंगल केक। उसके बाद क्वेश्चन 59 है, व्हाट डिड द स्कूल हेड मास्टर से अबाउट आइंस्टीन, स्कूल हेड मास्टर ने आइंस्टीन के बारे में क्या बोला था कि ये जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, ही कैन बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते भी बोला था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 60 देखिए, इन द लिटिल गर्ल हु मेड ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, तो लिटिल गर्ल में घर में कौन अफरा तफरी मचाते थे, तो केजिया के पापा मचाते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केजियास फादर।